चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. We adopted parliamentary democracy based on British model. But how does our model differ from that model? तो ये तो सिंपल लक्ष्मी से ही क्वेश्चन आया है. इसमें कोई एप्टीट्यूड कोई कुछ नहीं लगाना, सिंपल नॉलेज लगाना है. As regards legislation, British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of the Parliament to legislate is limited. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम जब लक्ष्मीकांत में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम ईवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं ना. ईवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ, उसके 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं. फिर रिमेंबर उसमें जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, खोल कर देखिए. उसमें बोलता है कि एज पर ब्रिटिश वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है. पार्लियामेंट इज सोवरीन एंड सुप्रीम, बट with respect to India, पार्लियामेंट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. समझ गए? तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. In India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. तो जहाँ पे मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे उन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें तो कोई इशू है ही नहीं. जैसे हम केशव नंदा भारती केस पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे मैटर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करते थे, है ना. वो वाले एरियाज में अकेला, तो आंसर क्या हो गया, बोथ 1 and 2. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब ये वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा अजीब सा ही था. एन गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी बी डिजाइन सोलली समझ रहे हो आप कितना एक्सट्रीम वर्ड है, फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट. तो इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि जो मिनिस्टर और सेक्रेटरी है बस वही सोलली वही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को परस्यू करेंगे, इस सब्जेक्ट को वही परस्यू करेंगे, है ना, और इस सब्जेक्ट को वही प्रमोट करेंगे. ठीक है, सोलली मुझे बहुत एक्सट्रीम वर्ड दिख रहा है तो मेरा शक थोड़ा सा एग्जामिनर के माइंड पे बढ़ रहा है. आगे देखते हैं. 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर पीएम्स चार्ज. तो ये तो हमें पता है कि भाई डीओपीटी पीएम के चार्ज के अंडर है. दिस इज समथिंग विच वी नो सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. एंड में डीओपीटी इज समथिंग वी हैव टू डील विद. रिकमेंडेशन ऑफ एआरसी 1996. अच्छा, नाउ अनदर थिंग विच आई एम गोइंग टू मेंशन यू, रिकमेंडेशन ऑफ पर्टिकुलर कमेटी. यहाँ पे प्ले करने का स्कोप है एग्जामिनर के पास. तो यूपीएससी के पेपर्स में जैसे मैंने आपको बताया था एक्ट्स में ये नहीं खेलता. एक्ट्स कई लोग इतना ज़्यादा मतलब शक करने लग पड़ते हैं फिर एग्जामिनर के माइंड पे कि एक्ट के साथ जो ईयर लिखा है उस पर खेलेगा, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट दिस ईयर गलत लिख देगा, वो इतने छोटा लेवल पे खेलता नहीं है. उसी तरह से ये भी देखा गया कि रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी पे भी जो कमेटी होती है मोस्टली इट इज करेक्ट कमेटी विच इज मेंशन. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एक्सट्रीम वर्ड्स सच एज सोली मस्ट बी, ये आपके मतलब स्ट्राइक कर जाने चाहिए माइंड में ना कि भाई सोली लिख रहा है. तो एक कई लोगों ने लिस्ट ऑफ एक्सट्रीम वर्ड्स भी दी होती है, वो ठीक है. अगर आप वो लिस्ट अगर आप देख सकते हैं इट्स गुड, उसको देख भी लीजिए, बट उसी लिस्ट पे आप डिपेंडेंट ना हो जाइए. वहां पे आप अपनी कॉमन सेंस ना लीव कर दीजिए. क्या पता है कैसा वर्ड निकाल दे यूपीएससी जो हो तो एक्सट्रीम बट उस लिस्ट में ना हो, तो फिर आप उस पर ध्यान ना दें, है ना. फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि यार यही लिस्ट है, यही एक्सट्रीम वर्ड्स है. एक्सट्रीम वर्ड्स तो कितने ही इंग्लिश है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो कोई भी उनको सबको एक जगह लिस्ट नहीं कर सकता मेरे हिसाब से. राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है. उस टाइम ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, पर पॉइंट ये है कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 24 में. तो दिस थिंग टेल्स यू द वैल्यू ऑफ PYQs. नेक्स्ट, इन इंडिया देर इज नो लॉ, ऐसा कोई कानून नहीं है विच रिस्ट्रिक्ट द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, इलेक्शन के लिए हमारे पास एक कानून हमारे दिमाग में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आता है. ठीक है, बाकी उसने 3 लिखा है तो देर इज अ नंबर गिवन ओवर हेयर, सो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि
यहाँ पे 3 की जगह 2 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, isn't it? So there is always this possibility. वैसे मुझे एकदम से याद है कि ये क्वेश्चन ना ड्रॉप कर दिया गया था बाय यूपीएससी, तो इसको हम, इसका क्या सही आंसर है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, पर नॉलेज बेसिस पे हम ज़रूर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो इसका नॉलेज बेस क्या रहता है कि 3 की जगह यहाँ 2 है ना, तो आरपीए 1951 के हिसाब से अ पर्सन शेल नॉट बी नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन अगर वो जनरल इलेक्शन 2 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए लड़ रहा है ना, मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो 2 से लड़ सकता है, 2 से ज़्यादा का नहीं लड़ सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो ये बात सही है ना। तो अभी इस पे हम ज़्यादा डेल्व नहीं करेंगे, ना इस पे ज़्यादा रिसर्च करेंगे, बिकॉज बेनिफिट रेशियो नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, as per existing rules, if candidate contest in one Lok Sabha election from many constituencies, his party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him or her at the event of him or her winning in all the constituencies. तो ऐसा कुछ तो है नहीं भाई कि पार्टी क्यों कॉस्ट बेयर करेगी उसके बाई इलेक्शंस का, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से आई हैव टोल्ड यू, बाकी इस पे ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन खुद ही यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था। चलिए 81st क्वेश्चन देखते हैं। 81st क्वेश्चन, right to the city is an agreed human right and the UN Habitat monitors the commitments made by each country in this regard. Each country in this regard. Okay. Right to city gives every occupant of the city the right to reclaim public spaces and public participation in the city. Okay. Then right to the city means that the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city. ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईच वर्ड जो होता है ना, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा एक्सट्रीम चला गया कि मतलब ठीक है, राइट टू सिटी एक एग्रीड ह्यूमन राइट है, और यूएन हैबिटेट हर कंट्री की मॉनिटरिंग करेगा ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज मे बी देर आर कंट्रीज हु हैव नॉट कमिटेड टू यूएन हैबिटेट, है ना, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट अपने आप में। उसके बाद आ जाता है एवरी ऑक्यूपेंट, वो तो सबको राइट्स तो सबके पास ही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एवरी देखकर मत सोचने लग पड़ना कि यार ये भी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम नहीं है ये बिल्कुल भी, बिकॉज राइट्स तो सबके पास ही है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो, है ना, सबके पास ही है। वहाँ पे कुछ ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऑब्वियसली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, बट एज सच अगर बोले जाए, एक स्टेटमेंट दे दी जाए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। उस तरह से राइट टू सिटी है जो वो हर एक ऑक्यूपेंट ऑफ सिटी को राइट तो देती ही है टू have public participation and reclaim public places. Next, right to the city means that state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the country. तो state इनको कोई भी पब्लिक सर्विस डिनाई नहीं कर सकती इन कॉलोनीज को। ऑब्वियसली अगर उनके पास राइट टू सिटी है तो वो इसके साथ ही जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पे फॉर्म हो ही रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में कोई खराबी है नहीं, तो थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जिसका आंसर आ जाएगा आपका 2 एंड 3। कमिंग टू नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जुडिशियल कस्टडी का क्या मतलब है और जुडिशियल कस्टडी में क्या करते हैं, ये प्रॉपर कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखिए कि जुडिशियल कस्टडी में ये बोल रहा है कि अक्यूज्ड कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट है, हाँ मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है, पर वो पुलिस स्टेशन में है ना कि जेल में, तो वो तो फिर जुडिशियल कस्टडी क्या हुई, है ना। हमेशा अगर जुडिशियल कस्टडी होगी तो जो भी आपका अक्यूज्ड है वो फिजिकल कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट होगा, उसकी कस्टडी में रहेगा, ठीक है। तो इन जुडिशियल कस्टडी एक्यूज्ड इज नॉट लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन बट इन जेल। चलिए अगर आपको ये कॉमन सेंस नहीं भी लगाने आ रही तो आप ये भी सोच सकते हैं कि एग्जामिनर यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकता है, प्ले कर सकता है, लॉक्ड अप इन जेल नॉट पुलिस स्टेशन, है ना। तो इस तरह से भी आप एक सोच सकते हो कि प्ले का स्कोप है, बट कॉमन सेंस मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में ज़्यादा एप्लीकेबल है कि अगर पुलिस स्टेशन में ही लॉक करना है तो वो पुलिस कस्टडी होगी ना, वो जुडिशियल कस्टडी किस तरह से हो सकती है, वर्ड एसोसिएशन टेक्निक जिसको हम कहते हैं, पुलिस और जुडिशियल वर्ड्स ही एसोसिएट नहीं कर रहे, तो पुलिस कस्टडी पुलिस स्टेशन, दैट मेक्स सेंस, सॉरी फॉर दैट। नाउ कमिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, जुडिशियल कस्टडी के टाइम पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट।
ये बात बिल्कुल सही लग रही है, हमें पता ही है कि जुडिशियल कस्टडी में जो पुलिस ऑफिसर है वो इंटेरोगेट नहीं कर सकता कोर्ट के अप्रूवल के बिना. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस. सो 2 इज योर आंसर. नाउ with reference to India, consider the following statements. Next देखते हैं. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. तो अगर prisoner ने एक अच्छा खासा केस बना दिया तो उसमें पैरोल है जो वो आप डिनाई नहीं कर सकते ऐसे prisoner को, क्योंकि उसकी वो राइट बन जाती है. देखिए, पैरोल कभी भी एक राइट नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे भी अगर मुझे पैरोल के रूल्स वो सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और ना ही वो कोई पढ़कर जाता है प्रीलिम्स के लिए. पर एक मुझे कॉमन सेंस आ रही है कि एक प्रिजनर है, उसने कोई ना कोई क्राइम किया होगा या कोई ना कोई उसने गलती की होगी, तो चाहे वो जितना मर्जी सफिशिएंट केस बना दे, मैं पैरोल को एज अ राइट तो नहीं दूंगी, है ना, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी नॉट अ वेरी मच helpful to society, and then I'm giving him rights with respect to parole is not making sense itself. तो यहाँ पे भी common sense is applicable कि right तो नहीं हो सकती parole. ठीक है, तो इस तरह से आपको एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ये गलत लिख रहे हैं. आजकल ये लोग वो जो पुराने ज़माने में ओनली ओनली करके या एनी कर कर टिक्स थी ना, वो काम कम कर रही हैं अब जब से 21 वाला पेपर आया. अब कॉमन सेंस काम कर रही है कि यार अगर कोई प्रिजनर है उसको मैं पैरोल को राइट की तरह क्यों दूंगा. ठीक है, मैं उसे पैरोल दे दूंगा क्योंकि प्रिजनरिंग एक रिफॉर्म तरीके से की जाती है ना, कि हमें इस इंसान को चेंज करना है, सजा तो देनी है पर उसको रिफॉर्म करना है, उसको बेटर वर्जन बनाना है सोसाइटी के लिए. बट दैट डज नॉट मीन कि उसको मैं राइट्स ही दे दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स. तो इसमें कोई खराबी लग नहीं रही है, बिकॉज वी नो कि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो इनके अपने रूल्स होंगे ही इस पे. ठीक है, तो 2 ओनली इसका आंसर हो गया. अब दिस इज अ वेरी रेपिटेटिव क्वेश्चन, है ना, और इस पे क्वेश्चन आई थिंक पिछले 2016-17 में भी आया हुआ है. तो नोडल एजेंसी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, इसके लिए कौन सी नोडल एजेंसी है, वी ऑल नो. एंड दिस इज अ रेपिटेटिव क्वेश्चन जिसमें आपको कोई दिमाग भी नहीं लगाना है. 85th क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज 85th क्वेश्चन सेइंग नाउ? A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of laws violates which of the following articles of the Constitution of India? तो डिस्क्रिशनरी पावर मतलब आर्बिट्रेरी पावर. तो आप आर्बिट्रेरीली कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कानून लगाने में, तो दैट विल वायलेट योर रूल ऑफ लॉ. जो किस में मेंशन है, अभी मैंने बताया आर्टिकल 14 जो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं एविडाइसी वाला पूरा, उसमें ये चीज़. तो यहाँ पे कॉमन सेंस और नॉलेज है ना, पॉलिटी में तो वैसे ही हम मुझे पता है कि प्रॉपर नॉलेज आप लगाकर क्वेश्चन कर सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट्स फेडरल नेचर. तो फेडरल वाला जब हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे ऐसे फेडरल लिखा हुआ है और उसके बेसिक जो 6-7 पॉइंट्स है वो बताए हुए हैं, और उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सीधा सीधा लिखा हुआ है. मुझे नहीं पता, जब ये कुछ पेपर हुआ था ना तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी इसके आंसर पे कि यार इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नॉट द आंसर, रादर दिस इज द आंसर कि वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, बट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज डायरेक्टली रिटन ओवर देयर, है ना. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या है क्या नहीं है वी डू नॉट नो, मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट पंचायत, बट दैट कैन नॉट बी द essential feature of federal character. So first is the answer. Next, which of the following best defines the term state? इसको देख लीजिए, इसमें ये क्या बोल रहा है कि स्टेट जो डेफिनेशन है ना, उसकी बेस्ट डेफिनेशन क्या है स्टेट की. तो इसका क्या आंसर रहेगा. इसमें अब मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे सिंपल जो स्टेटमेंट होगी उसको समझना है और इसके साथ हमने एक बेसिक नॉलेज बेस क्लियर करना है, ताकि अगर इस पे दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो. इसका आंसर ए था. अब आपको याद रखना है कि स्टेट में 3 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए. एक तो पर्सन्स, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स जो एक डेफिनेट टेरिटरी है ना ऑक्यूपाई कर रहे हैं. दूसरा इंडिपेंडेंट है, सॉवरीन ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, एंड दे हैव ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट. दीज 3 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टर्म स्टेट. तो ये अब अपने नोट्स में लिख लो. बाकी बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे भाई
है ना, डेफिनेट टेरिटरी यहाँ पे भी आ गया, कल्चर आ जाता है यहाँ पे, ट्रेडिशन भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गया, बट यहाँ पे इन्होंने क्या मिस कर दिया, आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मिस कर दिया। तो यू कैन नॉट से समवन अ स्टेट जब तक वो सोवरीन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 कंडीशंस आपको पता चल गई कि दीज आर द मेन कंडीशंस जहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनी रिटायर्ड जज of the Supreme Court of India can be called back to sit, act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। यार ये ना बिल्कुल बात सही है, ठीक है, और ये शरण्या लक्ष्मीकांत में लिखी भी गई है, पर उस साल कई लोगों ने एनी, बिकॉज वो ना वही जो आपके यूट्यूब वाले कुछ टीचर्स होते हैं वो आपको कुछ लिस्ट्स बनाकर दे देते हैं एक्सट्रीम या फिर शक करने वाले वर्ड्स में, जिसमें एक ओनली आता था और एक एनी भी आता था। ठीक है एनी, हाँ हम एनी, यस, मैं नहीं आपको कह रही कि एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, पर ब्लाइंडली नहीं ना उस पर ट्रस्ट कर लेना है। ठीक है एनी एक एक्सट्रीम वर्ड है और वो यूज भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे 2000, जब हम 20 का पेपर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, यहाँ पे एनी वाला प्रॉब्लम देखा गया है, पर यहाँ पे नहीं। समझिए बात को, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का, बियर एक्ट का आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगह एनी दिखेगा, तो इसका मतलब है कि पॉलिटी में ये चीज़ वर्क नहीं करती। तो इस तरह से कोई नहीं बताता है कि किस सब्जेक्ट में एनी वर्क करेगा। अब एनी अगर फॉर एग्जांपल मैं इन्वायरमेंट में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ करूँगी तो वहाँ पे एनी वर्क करेगा, है ना, वो स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम हो जाएगी, बट पॉलिटी में एनी वर्क नहीं करता, प्लीज़ ये समझिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, बिल्कुल सही, एज द सुप्रीम कोर्ट डज, ये गलत हो गया। उस टाइम सबको लगा कि हाँ पावर, जो रिव्यू की पावर्स है वो तो दोनों कोर्ट्स के पास हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी इस स्टेटमेंट को करेक्ट बोल दिया था, एंड दे मेंशनड आंसर एज बोथ 1 and 2, बट इसका आंसर ही आंसर है सिर्फ 2 ओनली। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के पावर्स हैं रिव्यू करने की अपनी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, बट दोनों के अलग अलग तरीके हैं। मैं बताती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो रिव्यू की पावर्स है वो एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 137 देता है कि आप रिव्यू करिए एनी लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और रूल्स मेड बाय एग्जीक्यूटिव, तो एक्सप्लिसिटली इसकी मेंशन करता है। बट हाई कोर्ट के पास ये जो पावर है रिव्यू वाली, ये है अंडर आर्टिकल 2115 एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो ये काम करता है। समझ रहे हो, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। तो ये स्टेटमेंट, अब ये वाला जो ट्रैप है ना, ये बहुत सारे लोगों को अब भी पता नहीं होगा, पर अगर इस साल ये क्वेश्चन फॉर्म करेगा, किसी भी तरीके से कर लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी रिव्यू वाली पावर सेम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, बिल्कुल सही बात है। सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ये चीज़ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर एप्लीकेबल है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है ना। तो वी नो दिस कि एनी सिटीजन है जो इवन फ्रॉम बर्थ, चाहे वो नेचुरलाइज सिटीजन है, सिटीजन तो होना चाहिए पर ज़रूरी नहीं है बाय बर्थ हो, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। तो 2 हमारा गलत हो गया, 1 हमारा सही हो गया। तीसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances। यहाँ पे भी आप थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम ले गए कि आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में फॉरेनर से अपनी सिटीजनशिप नहीं ले सकते, तो ये मेकिंग सेंस भी मेक नहीं कर रहा, मैं थर्ड को भी गलत मानकर पुट 1 एज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सोचना है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड क्या है हमारे देश में, है ना। तो इसमें काफ़ी सारे हम लोग बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी चाहिए, अच्छी जुडिशरी भी चाहिए इसमें, है ना। तो यूपीएससी ने इसका आंसर सेपरेशन ऑफ पावर्स दिया था, बिकॉज हमें पता है जुडिशरी के साथ भी हमारे पास जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस में अगर तो आप पीवाईक्यूज एनालाइज कर रहे हैं तो आपको अब समझ आ गया कि आपको किस तरीके से सोचना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स एक कंसेप्ट है जो लिबर्टी के लिए ही डिज़ाइन किया गया था कि कहीं पे भी कोई भी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि हमारी आम इंसान की लिबर्टी को छीन ले, ठीक है। तो ये आपको अब आपके दिमाग में रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आया तो यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये तो सीधा ही है ना, सोचना भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी में। अच्छा, मैंने एक चीज और बहुत देखी है, लोग ना सिंपल क्वेश्चंस में दिमाग बहुत ज्यादा लगा देते हैं। यूपीएससी में से नहीं करना है प्लीज, सिंपल क्वेश्चंस को सिंपल रहने दो। जैसे ये डीपीएसपी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर मत सोचने लग पड़ना। फिर डीपीएससी में तो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो डीपीएससी में ही मेंशन है ना ये चीज, तो उतना ही सोचिए जितनी जरूरत है। पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब राइट टू प्रॉपर्टी पे वी नो सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स हैपेंड एंड एट दिस मोमेंट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। अच्छा, लोगों को ये भी कंफ्यूजन हुआ था सिटीजन और एनी पर्सन, तो यहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग बढ़ाइए यार, कि राइट टू प्रॉपर्टी अगर हम बाहर के लोगों को नहीं देंगे तो एफडीआई कैसे होगा हमारे देश में, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो फिर अगर उनके पास उनकी प्रॉपर्टी की राइट्स ही नहीं है तो व्हाई वुड दे इन्वेस्ट इन अ कंट्री, दे हैव देयर प्रॉपर्टीज के ऊपर राइट्स, तो इट विल बी अ लीगल राइट व्हिच इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, नॉट ओनली इंडियन सिटीजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अच्छा ये आपको मैं अभी नेक्स्ट 22 वाले पेपर में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, आई थिंक 21 में भी देखने को मिल जाएगा, और आप छोड़ो 23 में भी। तो 3 साल में ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है यार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है। और बता ये वही रहा है, एविडाइसी का थर्ड पॉइंट, कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, हल्बी हो कुई, क्या टर्म्स हैं ये, यहाँ पे देखो मुझे भी नहीं पता क्या है, आपको भी नहीं पता क्या है, हमने भी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर दिमाग लगाना है। डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ऊपर ऊपर से एक बार आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ा होगा तो पता होंगी कि डांस फॉर्म्स पढ़ी हैं, और उनमें ऐसी हल्बी हो कोई तो हमने नहीं पढ़ा कुछ भी ऐसा, है ना। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने काफी हद तक रीड किए ही होते हैं आर्ट एंड कल्चर में, अगर ऊपर ऊपर से ही चाहे देखे हो। केव पेंटिंग्स के नाम हल्बी हो कोई होना नॉट मेकिंग सेंस, बट ट्राइबल लैंग्वेजेस मेकिंग सेंस, तो एज एलिमिनेशन लगा दीजिएगा वहां पे, नॉट अ बिग डील। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड पे क्वेश्चन आया था उस साल, कोई पढ़कर नहीं गया था, पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये पूछना नॉट करेक्ट है ना। पद्मा अवार्ड्स विच वर instituted in the year 1954 were suspended only once। ओके, यहाँ पे खेल सकता है, ठीक है, तो मैं इसको समझूंगी कि यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है, मैं मान लूंगी खेल रहा है। नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगेन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यार 5 एक डिस्क्रीट नंबर दे दिया है ना, तो यहाँ पे भी देर इज अ बिग संभावना कि ये खेल रहा है, इसको भी मैं गलत ही मानूंगी, ठीक है, इन दोनों को तो मैं गलत मानूंगी। अब नंबर्स का क्या सीन होता है ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, तो डिस्क्रीटली इसने कोई जैसे नंबर दे दिया है ना 5, 4, 3, तो वो मोस्टली गलत होता है, या फिर उसने एक्सट्रीम नंबर्स दे दिए 99,000, वो भी मोस्टली गलत होता है। पर जब वो रेंज में नंबर देता है ना, बिटवीन, बिलो, अबव, तो वो मोस्टली सही होते हैं, ठीक है, तो ये आपको एक पैटर्न याद रखना है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट में मुझे ये दोनों तो इनकरेक्ट लग ही रहे हैं, बाकी ये तो मुझे पता है यार कि दे आर नॉट टाइटल्स अंदर आर्टिकल 18, तो मैंने रीड किया ही है ना, तो आई नो आर्टिकल 18 में भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स आर नॉट एनी टाइटल्स, तो इट इज 1 2 3 तीनों ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, United Nations Capital Development Fund and Arbor Day Foundations have recently recognized Hyderabad as 2020 Tree City of the World. Okay. Hyderabad was selected for the recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forests. Second statement में तो I don't think there is any problem, ठीक है, तो second statement तो बिल्कुल सही लग रही है, but at the same time यहाँ पे there is a possibility of play, हैदराबाद को की जगह क्या पता किसी और स्टेट को किया हो, गया हो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आई एम नॉट श्योर हैदराबाद को किया गया या नहीं किया गया है ना, पर इसीलिए मैं वन स्टेटमेंट को गलत ठहराकर मैं सेकंड स्टेटमेंट को गलत सही ठहरा दूंगी। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ट्रिक बता देती हूँ, जैसे तो मैं थक गई हूँ बोल बोल कर, बट 3 क्वेश्चन रह गए, हम खत्म कर ही लेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में ना बी ऑप्शन होना बहुत रेयर होता है, 23 में और 24 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो आप उठाकर चाहे देख लीजिएगा कितने अगर क्वेश्चन का आंसर बी है, मुश्किल से एक क्वेश्चन का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, ज़्यादातर ए होता है या सी या डी होता है,
तो मेन तो आपको, मैं जब ऐसे क्वेश्चन देखती हूँ मेरा मेन मोटिव होता है कि इन दोनों में से मुझे कोई रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है और सी और डी पे आ जाना है, क्योंकि रीजन बनना होता तो बन जाता, रीड करते टाइम ही मुझे समझ आता कि हाँ यार रीजन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे रीजन तो कोई बन नहीं रहा, समझ रहे हो, रीजन वाला तो कोई सीन है ही नहीं है। हैदराबाद रिकॉग्निशन फॉर ईयर के लिए क्यों की गई है, क्योंकि वो अर्बन फॉरेस्ट मेंटेन करती है। यहाँ पे हम ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की, तो दोनों स्टेटमेंट्स है तो अलग, क्योंकि बी की पॉसिबिलिटी बहुत ही निल है, तो मुझे आ जाकर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट गलत निकालनी है, सिंपल। यहाँ पे ऑप्शन है कि हैदराबाद है जो, वो गलत हो सकता है, हो यहाँ पे भी सकता है, हो यहाँ पे भी सकता है, पर यहाँ पे थोड़े से पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं। 2020 ट्री सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन दे दी, क्या पता ऑर्गेनाइजेशन कोई और होती, क्या पता यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड और आर्बर डे फाउंडेशन इन दोनों में कहीं खेला गया है, देयर इज सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव नो आइडिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन का, बट मैं बस ये देख रही हूँ कि एक स्टेटमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गलत हो सकते हैं, एग्जामिनर उनके साथ प्ले कर सकता है, तो मैं उसी स्टेटमेंट को गलत मानकर अपना दूसरे स्टेटमेंट को सही मानकर अपना आंसर मार्क कर दूंगी। ठीक है, देखिए है तो ये सब एक गैम्बल, बट यही टेक्निक है, ठीक है, यही टेक्निक है इस एग्जाम को क्लियर करने की, और कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Consider the following statements in respect to the Laureus World Reports Award which was instituted in the year 2000। तो मुझे तो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था, मैं तो छोड़ गई थी। ठीक है, पर फिर मुझे, मैंने जब पेपर के बाद आकर देखा तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड ने सॉल्व किया था, तो ही टोल्ड कि यार फर्स्ट विनर यही क्यों होगा, फर्स्ट विनर तुम्हें नहीं लग रहा था कि देयर इज समथिंग दे आर प्लेइंग विद, फर्स्ट विनर अगर काट देती तो आंसर आ जाता। बाकी सारों में तो इतना कुछ दिख नहीं रहा ना, रॉजर फेडर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, आपको रॉजर फेडर का भी नहीं पता फॉर दैट मैटर, स्टिल देयर इज सम पर्सन हु इज बीन मेंशन्ड ओवर देयर। ठीक है, और वो बहुत फेमस हैं, बहुत कम स्कोप है कि उनका नाम गलत यूज किया जा रहा होगा, पर फर्स्ट विनर वाली जो बात है वो मोस्टली वो कहती गलत करते हैं यूपीएससी वाले, है ना, बहुत बार गलत करते हैं। तो फिर मैंने उसकी बात और जगह भी और क्वेश्चंस में भी अप्लाई करके देखी थी। अब आप जब अगला पेपर देखेंगे तब भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे वो फर्स्ट फर्स्ट वाला ट्रिक खेलते हैं। तो जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाला, स्टेट गवर्नमेंट वाला, ये वाला सब पढ़ा है ना ट्रिक, तो उसी तरह से अब आपको एक नया ट्रिक मिल गया, दैट इज फर्स्ट। तो कहीं पे भी अगर फर्स्ट दिख जाए तो मतलब वो कहीं पे हमारे साथ प्ले कर रहा है। फर्स्ट वाली बात हमेशा गलत होती है, कोई और भी होता है, कोई और बेटर प्लेयर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू 32nd समर ओलंपिक्स। और ये एक मिस्टेक हो गई, 98 का आंसर वैसे सी है, ओके 1 एंड 3 है। फर्स्ट वाली ट्रिक इस क्वेश्चन में वर्क नहीं की है, रियली सॉरी, पर ये आई थिंक फिर मैंने किसी और क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज कर ली, मोस्टली फर्स्ट वाली ट्रिक वर्क कर जाती है, तो यहाँ तो नहीं की है। ओके, यहाँ का आंसर 1 एंड 3 है। मैं वैसे ही बता रही थी आपको कि मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं था पहले भी, आज भी नहीं है, और ना ही इसके ऊपर आपको कोई नॉलेज बेस डेवलप करना है। अब आप बैठ जाओ सारे वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड निकाल के, तो वो बिल्कुल ही वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिकॉज एक बार पूछ लिया डजंट मीन कि वो दोबारा वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में पूछेंगे, है ना। तो इसका आंसर 1 एंड 3 है, बट नॉलेज के लिए अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हो जितना आपको पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 32nd समर ओलंपिक्स, इनका क्या है। 99th क्वेश्चन का आंसर है बी, टू ओनली, मतलब स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स। मोटो इसका गलत लिख दिया, मोटो इसका कुछ और होगा, तो वहां पे भी आप एग्जामिनर के माइंड का समझ सकते हैं कि मोटो क्या पता कुछ और हो, और इसने मोटो गलत लिख दिया। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स। ठीक है, तो फाइनलिस्ट आर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वन, हमें यही लगता था, मतलब मोस्टली हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो वहां पे हम यही समझते हैं कि यार ऐसे ही होता होगा, बट ऐसा होता नहीं है यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली ये गलत स्टेटमेंट थी। और न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन इंग्लैंड, ये भी गलत स्टेटमेंट थी। तो इसका आंसर नीदर 1 और 2 था, तो उस टाइम इसकी नॉलेज भी किसी को नहीं थी, और इसके ऊपर कोई नॉलेज बेस डेवलप करने का भी कोई रीजन है नहीं है ना। तो यहाँ पे तो आप एनालाइज कर सकते थे कि यार न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पे द एग्जामिनर इज प्लेइंग, बट यहाँ पे आप कोई एनालिसिस नहीं कर सकते थे, बिकॉज इफ यू डू नॉट नो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किस तरह से फाइनलिस्ट डिसाइड किए जाते हैं, देन यू कैन नॉट, है ना, आप ये चीज
नहीं एलिमिनेट कर सकते। फॉर द टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ कि परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स अर्नड फ्रॉम द कॉन्टेस्टेड मैचेस, वो डिसाइड करते हैं फाइनलिस्ट इन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, तो इतना का नॉलेज अब आपको हो गया है। बाकी इन पे ज़्यादा दिमाग नहीं करना है। ये इस साल पता नहीं स्पोर्ट्स वाले 3-4 क्वेश्चन इन्होंने अलग ही पूछ लिए थे डराने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो एक और टेक्निक मैं आपको आपके ये वाले प्रीलिम्स के लिए बताना चाहती हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन खोला, फर्स्ट क्वेश्चन देखा और वहाँ पे सपोज करो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिख गए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, यहाँ पे आपको ट्रिक्स भी समझ नहीं आ रही है कि क्या लगेंगी, एप्टीट्यूड भी लगाना नहीं आ रहा है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट, तो प्लीज़ डरना नहीं है, स्माइल करना है, पेपर को पीछे से खोल लेना, 100th क्वेश्चन पे चल जाओ। जस्ट रिमेंबर यू हैव टू लीव फ्यू क्वेश्चंस। 10-15 क्वेश्चन तो छोड़कर आओगे ही ना, तो वो क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चंस डाले ही उस स्टैंडर्ड के गए हैं कि कोई सॉल्व ना करे, वो सिर्फ डराने के लिए डाले गए हैं, उनको नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, टारगेट करना है लो हैंगिंग फ्रूट्स को, जितने लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको टारगेट करिए। अब जैसे आप इस पूरे पेपर को देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर में से 80 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्वेबल है। कट ऑफ कितनी गई थी? 88.5 गई थी उस टाइम इसकी कट ऑफ, या फिर 89 गई थी, इतनी ही गई थी, इससे ज़्यादा नहीं गई थी। ठीक है, तो नॉट इवन 100, आधी नंबर भी नहीं चाहिए आपको, उससे भी कम चाहिए। तो आप समझ रहे हो ना, इतना मुश्किल नहीं है जितना मार्केट ने बना रखा है। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं 2022 के पेपर के साथ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय।